जेल में आप भी थे और अल्ताफ हुसैन भी थे। तमाम साथी मेरे नारों का जवाब दे। अल्ताफ हुसैन की सियासत होशियार थे। माफी की कोई चांस है? जिसको कहते हैं पसारा। कराची के मेरा ख्याल है 60-70% कारकुन। नवाज शरीफ या शहबाज मैं तो नून लीग को खत्म देखता रहा हूँ। बिलावल तो पीएम नजीब को शहीद किया गया। नजीब शायद जिंदा रहते। पीपल्स पार्टी के वर्करों से पूछता हूँ मैं, अबे भाई ताकत का चश्मा अवाम है, ये तो बताओ क्या है। आजकल गवर्नर साहब बड़े एक्टिव हैं। बोला ना वो क्या देख, फसल हरी भरी है, जंगली भैंसा घुसा हुआ है। झगड़ा फिर एमक्यूएम से बनने लग गया, जो मौत से नहीं डरते थे। इमरान खान का कोई चांस है? बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, खासतौर से नौजवानों के लिए जो सियासी शऊर रखते हैं या सियासी कारकुन बनना चाहते हैं या अभी किसी भी जमात के कारकुन हैं, उनके लिए ये वो लेक्चर है जो उन्हें कभी कोई और देने वाला नहीं है। उनके लिए वो सबक है, एक ऐसी चाव है कि आप देखें कि किस तरह एक सियासी कारकुन मुसीबतें उठा के, चीज़ें उठा के, बर्दाश्त करके अपने कमिटमेंट में, नज़रियात पे कायम रहता है और कहाँ पहुँचता है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा आपसे सवाल करने का, मैं चाह रहा हूँ मैं सुनता रहूँ, आपको सुनता रहूँ बस। सियासी कारकुनों से कहता हूँ कि सियासत कोई मजाक नहीं है। सियासत लोगों की खिदमत करने का नाम है। आजकल तो सियासत को दूसरे एंगल में देखते हैं। बहरहाल तजुर्बात से सीख जाएंगे। अच्छा, और ये जो आज दूसरी पार्टी वाले शोर करते हैं ना, ये हुआ वो हुआ, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई, मैं यही कहता हूँ कि हम उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। हम उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके सरबराह को फांसी दी गई और उसकी बेटी और उसकी वाइफ साला जेल में नज़रबंद थी, उनको चेहरा नहीं दिखाया गया। और उसके घर के सहन में 4 लाशें पड़ी हुई हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और बेगम भुट्टो भी इसी तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम। हम उस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की एक तारीख़ है। हर कारकुन, पता नहीं, कोड़े तो ऐसे थे जैसे बाज़ार में सस्ते मिलते हों। आपको लगे कभी कोड़े? हाँ, कोड़े मैंने खाया। कैसा लगता था? मैं सुनवुन करते थे पहले, ऐसे ढकाक? नहीं, वो बात ये है, कोड़े जब मैंने एक तकरीर की, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद कराची जेल में आए थे लाड़काना से, सक्कर से, तो मैंने तकरीर की, मुझे 1 साल 15 कोड़ों की सज़ा हुई। तो मैंने उससे पहले जब मेरा केस चल रहा था, जेल वेल तोड़ने वाली बातें हो गई थी, ये पर्दा बाग के बाद मैं आपको बताता हूँ। हाँ। तो 1 साल तो मुझे वहाँ जलसे की इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो मुझे मैं अपने इलाके में ऐसी मोटरसाइकिल भी घूम रहा हूँ, बोला उधर तो बड़ा जलसा शुरू हो गया, बहुत लोग हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं गया जलसे में, जब पहुँचा तो नौजवान था, बात सच्ची करता था, नौजवान पसंद करते थे, बहुत लोग पुरजोश हुए। मैं स्टेज पे गया, मेरा नाम पुकारा गया। मेरा ख्याल है मैं ज़्यादा लाखों 1,80,000 तो मजमा था। ओह, 1,80,000। वो ग्राउंड था हैदराबाद कॉलोनी के पीछे। जी मनोहर सर। हाँ, मनोहर के घर से आगे। आजकल तो कोई जमात 80,000 आदमी जमा नहीं कर पाती। 10,000 को बता दो 50,000। ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई थी, खुद आए थे लोग। और वो वक्त मैं स्टेज पे जब गया तो उन्होंने, लोगों ने नारे, और आप तो, जो आपकी तकरीर तो आग लगा देती थी। आपकी तो तकरीर, तो जब मैंने तकरीर शुरू की तो लोग बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि बस चलो। मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर फासला होगा जेल का? 1 किलोमीटर भी नहीं। वाह। तो मेरे सब पीछे बैठे हुए थे, सबने किसी टांग पकड़ ली, वो क्या कर रहे हो, लोग मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे। मैं भी डर गया। मैंने कहा यार, लोग मर जाएंगे तो लोगों को मारने के लिए तो नहीं कर रहा। तो लोग एकदम से, मैं मतलब तकरीर ख़त्म करते हैं तो उसका एक तरीक़ेकार होता है, एकदम से मैं बैठ गया। और बैठ के मैं बाहर स्टेज से सीधा उतरा। गुस्सा भी था कि इतने बुज़दिल लोग, जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ वज़ीर भी रहे थे, नाम किसी का नहीं लेता, तो मैं फिर उतर के गया। तो मजमे का यह हाल था कि लोग मुझसे मोहब्बत तो कर रहे थे लेकिन डरे हुए थे।
बिल्कुल मेरे लिए ऐसा रास्ता साफ हो रहा था कि कोई रुकावट नहीं थी। वाह। मैं आराम से निकला, अपनी मोटरसाइकिल पे बैठा और रवाना हो गया। अब जब वो तकरीर क्या गालियों का मजमुआ थी, सारी एजेंसियां सुन रही होंगी, हर हाँ, एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट वो जाके। गालियों का मजमुआ थी, और वो सिर्फ जनरल ज़िया-उल-हक के लिए, क्योंकि जनरल ज़िया-उल-हक वो जनरल था जिसने फ़लस्तीन के मुसलमानों पे हाँ, जो जॉर्डन के तावन से इतना कत्लेआम हुआ था, ये वहाँ उस वक्त ब्रिगेडियर था, एक बेल्ट लगाता था, उसको वहाँ ऑनर में मिली थी उसको। भुट्टो साहब उसको वापस लाए थे कि आ जाओ, वहाँ क्या कर रहे हो फ़लस्तीनियों के उसमें। तो इसी तरह की मैंने बहुत ख़तरनाक तकरीर की, मैं अब दोहराना नहीं चाहता। लेकिन जब वो केस चला आगा खान जिमखाना में मेरा, अच्छा, तो जब वो सब गवाही देने आए तो वो राइडिंग अफसर थे मेजर साहब, खड़े हुए, बोले ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने बोले ये सही कह रहे हैं, यही मैंने कहा है। कहने लगे बस कार्रवाई बंद करो, बाद में होगी। उस दिन पोस्टपोन किया, दूसरे दिन तो मेरे दोस्तों ने कहा यार तुम एक बयान दे दो, सज़ा दें, कोड़ों की सज़ा दें या सज़ाए मौत दें, लियाकताबाद में दें। तो उन्होंने मुझे सरेआम सज़ा दी, सरेआम सज़ा। 1 साल 15 कोड़े, तकरीर करने के इल्ज़ाम, सरेआम। लेकिन पॉलिटिकल आदमी था, सरेआम तो नहीं मार सके। सक्खर जेल में जब मुझे रहा, पूरी 1 साल सज़ा हुई, कोई माफ़ी वाफ़ी भी नहीं मिली, तो फिर 15 कोड़े मार के मुझे रिहाई मिली। अच्छा, और मैंने नहीं खाए कोड़े, कराची के मेरा ख्याल है 60-70% कारकुन उन्होंने कोड़े खाए, और बड़ी दिलेरी से खाए, और हर कोड़ों पे नारे लगाते थे। नारे लगा, बड़ी पीएस पार्टी की हिस्ट्री है। सर बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम अब आ जाते हैं जुनिजो दौर में ना, जब आप मेरे ख्याल में पीएसएफ साथ ही साथ सदर होते हैं, नजीब उस वक्त जो है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट होता था, सेंट्रल नहीं होता, उसके सदर होते हैं, यूथ और तुलबा मुत्तहद हो रहे होते हैं। उस वक्त आप उस्ताद, आपका तो आप तो सही उस्ताद, उस वक्त उस्ताद आपके गिर्द सब जमा हो जाते हैं और आप उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। उस वक्त में क्या कहते हैं, जब नजीब का आपने देखा, आपकी मुलाकात हुई, करंट देखी, तो फिर आपकी सारी प्लानिंग थी, आपका सारा वो था, फिर वो सदर बना, और सदर बनने के बाद जिस तरीके से पीएसएफ मुत्तहद हुई और शहर की एक बड़ी ताकत बनी, उस वक्त एमक्यूएम भी एक ताकत बन रही थी, आपने ताकत का तवाज़ुन इस शहर में एक बैलेंस किया। क्या क्या आपके ज़हन में था? साहब आज जिंदा हैं और वकालत में अपना नाम काफ़ी रोशन किया, मेहनत कर रहे हैं। वो पीएसएफ के सदर बने, और पहला कन्वेंशन जब पीएसएफ का हुआ उसमें 12 लोग थे। जब मैं जेल से रहा हुआ तो कन्वेंशन हुआ, तो मुझे भी अजीब सा लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, कतरा कतरा दरिया होता है। करीमाबाद पे कोई होम्योपैथिक कॉलेज था, वहाँ पहला कन्वेंशन हुआ, और साथ ही साहब को सदर बनाया गया, नजीब वगैरह भी थे। उसके बाद पीएसएफ ने अपना काम शुरू किया, लेकिन पीएसएफ में एक बात थी कि आजकल तो स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी के खिलाफ बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन पीएसएफ हमारी इस पे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती। चेयरमैन तो जब भी कुछ कर सकता है ना बिलावल, जब आप उसको ताकत दो, उसकी बात को फॉलो करो। मैंने भी 2 तकरीरें की, अभी 3 तारीख को फिर मीटिंग है, और उसके सब एजेंडे में भी ये स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी का, उस पर भी मैं बात करूँगा वहाँ इंशाल्लाह 3 तारीख को। स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी, और मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी खत्म होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपके पास नए लीडर ही नहीं आ रहे। तुलबा ने, मैं पीएसएफ वालों ने, नजीब को मैं बचपन से जानता हूँ, असल में ये पूरा ख़ानदान बहुत ही सिविलाइज पढ़ा लिखा ख़ानदान है। इनके वालिद साहब लॉ डिपार्टमेंट में बड़े अफसर थे, और उनको भी उस ज़माने में तमगे हमगे मिले हुए थे। तो इनके भाई सुहेल साहब जो आजकल अमेरिका में हैं, और आज भी अपने नज़रियाती कामों में लगे हुए हैं, तो वो एनएसएफ के जनरल सेक्रेटरी होते थे, पहले पिंडी में होते थे, इसके बाद कराची आ गए। तो उन लोगों ने काफ़ी मजदूर तहरीक में काफ़ी काम किया है। मैं भी रुपोश होता था, हालांकि मैं दूसरे ग्रुप में था, लेकिन हम में इतनी वो होती थी कि इनके घर पे रहता था। नजीब बेचारा बहुत छोटा था, उसने सब देखा, घर में तरबियत देखी। उनकी बहन भी सर सैयद कॉलेज की स्टूडेंट लीडर थी,
लेकिन नजीब बहुत कमिटेड आदमी था। शायद भाई ने अच्छी तरबियत की थी, वालिदैन ने अच्छी तरबियत की थी। नज़रियाती था, नज़रियाती के साथ साथ वो बाकिरदार था, कैरेक्टर बहुत मजबूत था। बला का दिलेर। मतलब मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, बुज़दिल आदमी हूँ, लेकिन कल मैं अपने दोस्तों से कह रहा था, यार मैंने 2 आदमी देखे, नजीब और फ़कीर इकबाल हिज़वानी शेख, जो मौत से नहीं डरते थे। हालांकि मौत से जो नहीं डरता, मैं तो उसको ऊपर की मखलूक को ही समझता हूँ, बिल्कुल। लेकिन ये ऐसे दोनों बाकी ऐसे थे, इनको कोई मौत से डर का सवाल ही नहीं, किसी चीज़ में ना नहीं है, और हमेशा इश्यूज़ पर बात करते थे, अपनी नज़रियाती मीटिंग करते थे, अपने साथियों में डिस्कशन करते थे, अपने यूनिट में डिस्कशन करते थे। ये नहीं कि बस नारेबाजी पे चल रहे हों। उस वक्त का हर सियासी कारकुन, आप भी उस ज़माने में उन लोगों के साथ थे, बहुत आगे बढ़े हुए थे, तो नज़रियाती तौर पर बहुत मुस्तहकम थे। और बेनज़ीर साहबा भी अपना पूरा वक्त उनको इस रूम को देती थी कि भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है। और बेनज़ीर साहबा मतलब लोगों को सिखाती भी थी। तो कतरा कतरा दरिया होता चला गया, बहुत बड़ी कुव्वत PSF बन गई। वो कुव्वत इतनी बन गई कि लोगों का प्रोग्राम तो ये था कि कराची को मज़हब में तो PNA की तहरीक चल चुकी थी, वो मज़हब इस्तेमाल हो गया था, अब लसानी मामलात को कर रहे थे। तो लेकिन हमें तो बेनज़ीर साहबा की हिदायत थी कि जो MQM के लड़के जेलों में आ रहे थे उस ज़माने में, गौस अली शाह चीफ मिनिस्टर थे, तो हम लोग उनकी खिदमत करें, उनको अपने साथ रखें। उस ज़माने में कोई रंजिश नहीं थी, कोई वो नहीं था, हम बहुत उनका ख्याल रखते थे। नाकर्दा लोगों ने, ऐसे हाथों ने जो चाहते थे कि कराची में एक लसानी तफरीक बढ़े, उन्होंने ये खलीज पैदा की। पीपल्स पार्टी में कराची में बहुत उर्दू स्पीकिंग थे, हकीम सईद थे, जमीलुद्दीन आली थे, ज़ाहिर कासमी थे, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, कमाल असवर थे। लेकिन इसको तोड़ा गया पीपल्स पार्टी को। कोई ऐसा वक्त जब जेल में आप भी थे और अल्ताफ हुसैन भी थे, ऐसा कोई वक्त, उस वक्त का कोई बात अगर आपको याद हो? कैसे ताल्लुकात थे जेल में अल्ताफ हुसैन से आपके? ये मेरे अच्छे ताल्लुकात होते थे। अच्छा। हाँ, जेल में भी, जेल में तो बाहर में कभी नहीं मिला, इख्तलाफ में ज़रूर करता था। सुबह मैं उनके पास चला जाता था, वो बुला लेते थे मुझे, उनके सेल में बैठता था। लेकिन बहुत होशियार थे वो उस वक्त भी, अभी भी बहुत होशियार। हाँ, मामलात को समझ, जब बात करते थे रेडियो स्टार्ट कर देते थे। अच्छा। ताकि कोई वो ना हो। और उनका वाक़या ये है, जो बात थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा, उनके लड़के थे, मेरे ख्याल है यूनुस ओवरसीज़ के थे, पहली दफ़ा, 2 दफ़ा गिरफ्तार हुए, दोनों टाइम पे मैं वहीं था। हम तो मुकामी बाशिंदे थे ना जेल के। हम लोग तो जेल आपका घर था। वो जब आए तो उनके साथ आमिर खान के भाई आज़म जो वाटर बोर्ड में हैं, और खालिद बिन वलीद के भाई अहमद सलीम सिद्दीकी, और एक और यूनुस ओवरसीज़ की, इनके बहनोई, ये सब जेल में थे। वो क्वारंटाइन, जो जेल की सबसे बुरी जगह है, वहाँ रहते थे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा, यार बात ये है कि अगर आप कहें तो मैं जेल इंतज़ामिया से बात करके उनको सही जगह पे ला। नहीं, कारकुनों और लीडर के दरमियान फ़र्क होना चाहिए। मैंने बोला भाई ये तो बॉस है, ये बॉस है, ठीक है। तो वो वहीं रहे। अच्छा, PSF नजीब के सदर बनने के बाद छा जाती है शहर में, जो जमात इस्लामी की बदमाशी तालीमी इदारों में, उसको ख़त्म करती है, APC को बनने में मदद भी करती है। आप शेर कराची होते हैं, उस वक्त सदर बनते हैं, आप उस तरफ, एक तरफ अमीदर काज़मी, आप नजीब, पीपल्स पार्टी एक उरूज की तरफ बढ़ रही होती है। 88 में ज़ियाउल हक मर जाते हैं, फिर उसके बाद जो है इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और MQM एक मिल के चलते हैं। एक थोड़ा सा 1 आध साल का जो होता है वो हनीमून पीरियड होता है।
आप लोग साथ मिलकर हुकूमत चलाते हैं। वो कैसा टाइम था, उसमें फिर क्या ऐसी खराबियां हुई कि फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अलग होने शुरू हुए? देखिए पीएसएफ तो एक नज़रियाती जमात थी जिसका रंग, नस्ल, ज़बान, मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और ये पीएसएफ का था कि भाई हम इस मामले में लसानी और मजहबी सियासत नहीं करते। तो पीएसएफ तो बिल्कुल एक अलग मंशूर था। और एमक्यूएम थी लसानी बुनियादों पे थी, तो शायद उनकी ज़रूरत हो बनाने वालों की। तो मैं ज़रा बयान करूं कि ये वाक़यात भी जो कुछ भी हुए उन सब में किसी को गुमशुदा हाथ ज़रूर था। और जो हुआ क्योंकि जेल में नजीब भी कहता था फलां का ख्याल करो, फलां का ख्याल करो, आप लोग भी आते थे, दूसरे भी आते थे। एपीएमएस को एक तरीके से हमने हर जगह सपोर्ट दिया। जमात हमारी मुखालफत में थी बहुत ज़्यादा, उसको किया। अचानक ये हुआ, अच्छा नजीब हमारे पीएसएफ वालों का झगड़ा था भी नहीं एपीएमएस से, झगड़ा फिर एमक्यूएम से बनने लग गया। और फिर नौबत यहाँ तक आई कि 1919 में भी नजीब को शहीद किया गया। उस वक्त आप कहाँ थे, क्या तासुर था आपके लिए? तो बेटों की तरह था, भाइयों की तरह। मैं आज आपको एक बात ये वाकया बताएं, उस वक्त आप कहाँ नजीब रहे? शायद जिंदा रहते। आप भी थे ना जख्मी? जब नजीब को रात को क्या न्यूरो सर्जन एक थे जो माँ क्या उनका बेटा कौन था, बट्टी जो भी हो, तो उन्होंने जब वहाँ से लेके आए कहने लगे नजीब इज ओके, नो प्रॉब्लम, हमने ऐसे ही रखा हुआ है। तो हम लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। हम पैदल चल के अस्पताल में घुसे, पैदल चल के आया और वो भी आया। तो कहने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये फला। मैंने कहा चलो मैं भी घर जाता हूँ, फ्रेश होके आएंगे, फिर सुबह जश्न मनाएंगे। ठीक है, बच गया यार। सुबह जब मैं आता हूँ आगा खान में, तो मैं सब बहुत चीज़ों पे बहुत अलर्ट था, क्योंकि उस ज़माने में तमाम शहर में एक पैनिक फैला हुआ था और तमाम फोर्सेस एकदम आ गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं अपनी गाड़ी खुद चलाता था अकेले। तो जैसे ही मैं आगा खान के गेट से इंटर हुआ हूँ और पार्किंग में मैंने जाकर गाड़ी लगाई है, तो मुझे रात को फ़ोन आना शुरू हो गया कि नजीब की हालत ख़राब है, ये है वो है। तो मुझसे एक गोरा था जो वहाँ का था, एक कासिम साहब चीफ थे वहाँ के, डॉक्टर कासिम पता नहीं क्या, और एक सादे और ड्रेस में थे। तो उन्होंने कहा आपकी गाड़ी में असला है। तीनों साथ थे। मैंने कहा मेरी गाड़ी में असला है, ये चाबी लें। मैं तो इतना डिसिप्लिन पे चलता हूँ, मैंने गाड़ी भी पार्किंग में तरीके से खड़ी की है, आप जाके चेक कर लें, असला है तो। बड़ी बात है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, आप फिर कराची, और उस वक्त आपको ये कह रहे हैं खत्म करने का उनका टारगेट था, उन्होंने इरादा बना लिया था। तो कह लें नहीं आप चलें हमारे साथ। फिर डॉक्टर वो कासिम जो चीफ था, गोरा था, वो थे, एक सादे ड्रेस में था, पता नहीं कौन था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नजीब इज नो मोर। ओह माय गॉड। तो मैंने कहा नजीब इज नो मोर तो जब अभी है फिर तो मैं उनके घर वालों से बात कर सकता हूँ। अब उनकी मर्जी है, वो जब फैसला करेंगे, मैं तो फैसला करेंगे। नेक्स्ट डे बोल दिया था? नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे। ओहो, वेरी नेक्स्ट डे। तो फिर मैंने आज भी डॉक्टर तारिक सोहेल और एक उनके साथ और डॉक्टर जकी, पता नहीं क्या नाम थे, उनको बुलवाया, उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने कहा बस हाँ। तो उसको जब रात को ले गए ना, जब आगा खान से लियाकत नेशनल ले गए थे, उस वक्त हुआ, कुछ कर दिया। मैं ज़्यादा बात नजीब पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक अनकरीब एक बहुत ही तफसीली प्रोग्राम नजीब के जो साथी अभी जिंदा हैं उनके साथ बैठ के करने वाला हूँ। एक प्रोग्राम में कुछ इल्ज़ामात लगाए थे, उसका जवाब भी दूंगा, इसलिए मैं नजीब पे इल्ज़ामात लगाता है नजीब पे? ओ एक
प्रोग्राम है, नहीं, प्रोग्राम नजीब तो मैं उस पे तफसीली बात करूंगा, इसलिए मैं मासूम आदमी आप बताएं। गरीबों का दुखी। मैंने तो कई अरसे तक, क्योंकि सखी हसन उस कब्रिस्तान में मेरे वालिदैन भाई भी वही हैं, तो मेरा अक्सर जाना होता है। मैं तो ऐसे लोगों को वहाँ देखता हूँ नजीब की कब्र पे, वो जब मुझसे मिलते हैं कहता हमारा तो माई बाप चला गया, वो उनको पैसे देता था, उनका खर्चा चलाता था, इस तरह का नौकरियां ऐसे मेरे सामने, नौकरियों की तो अलग बात है, उनको उनके घर का खर्चा चलाता था। वो इस किस्म का आदमी था जो आप लोगों से चंदा वंदा आपस में करके जो कुछ भी होता था वो उनका खर्चा चलाता था। नजीब को तो इन चीज़ों की फिक्र नहीं थी, जो इल्जाम लगाते हैं उस पे मैं वो शर्मिंदा होंगे। तफसील से बात करूंगा उस पे। अच्छा, अब नजीब शहीद का मर्डर हो जाता है, शहर में हंगामे फूट उठते हैं, MQM 90 में भूख हड़ताल पे बैठ जाती है, एक अजीब पैनिक का समा। उस वक्त अल्ताफ हसन के खिलाफ FIR भी कट जाती है और पीपल्स पार्टी और MQM की राहें भी जुदा हो जाती हैं पूरी तरीके से। वो उस वक्त से लेकर जाम सादिक का दौर आने तक आपको महसूस हो गया था कि अब ये हुकूमत जारी है, ये सारी चीज़ें समेट रहे हैं? मेरे पास भी, मैं उस ज़माने में फिर जेल में था, जाम सादिक के दौर में भी। अच्छा, हुकूमत चली गई थी मेरा ख्याल है। जी जी, 3 महीने बाद हाँ, 2-3 महीने बाद हुकूमत चली गई थी। लेकिन ये मुझे महसूस ज़रूर हो गया था कि मामलात ख़राब हैं, क्योंकि मेरे मामू फेडरल हेल्थ मिनिस्टर थे और कराची के सदर भी थे, तो बहुत मामलात को देखते थे, पुराने स्टूडेंट लीडर थे, तो उनकी बातों से मुझे अंदाज़ा होता था कि अब ये हुकूमत चलेगी नहीं, क्योंकि वो PSF के भी बड़े सपोर्टर थे। तो मुझे महसूस हो गया था। तो उन्होंने मुझे और शैला रज़ा को भी, उन्होंने पता नहीं सारे, जो ये आगे की बात है, लेकिन अंदाज़ा हो गया था कि ये हुकूमत को नहीं रहने देंगे, क्योंकि इससे पहले नो कॉन्फिडेंस की मूव आई थी, जिसको पार्टी ने नाकाम बनाया। तो ये कोई ना कोई खेल हो रहा था, बिल आखिर वो हुकूमत ख़त्म कर दी गई। और आज लोग फॉर्म 47-45 की बात करते हैं। मुझे तो याद आता है जब ये हुकूमत गई थी और मैं अनअपोज सिंध से सेनेटर बना था, तो उस ज़माने में मुझे वोट नहीं लेने दिया गया था। आज लोग रोते हैं कि कोर्ट ने फैसला किया है, उस ज़माने की कोर्ट ने मेरे खिलाफ फैसला दिया कि नहीं, हमने तो आपको बुलाया ही इसलिए कि आपके खिलाफ स्टे दे दें। और यही फैसला बाद में सुप्रीम कोर्ट से मैं गया, मैं जेल में रहा और जेल से जाकर मैंने ओथ लिया, सिर्फ ओथ लेने के लिए मैं सहन था और बाकी वापस आ गया। यही मैं कराची में 93 में जीता। आज लोग 47 और 45 का कर रहे हैं, तो हमने तो सब देखा हुआ है। देखो, सियासत ऐसी चीज़ है, अपने आप में लचक लाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ जज्बाती अमल से, हमने माजी से बहुत कुछ सीखा है इन चीज़ों को। मैं जीत गया था, अनाउंस हो गया था, टीवी पे अनाउंस हो गया, मेरे पास रिजल्ट था, मुझे याद है, हाई कोर्ट से सब हो गया, लेकिन कहा गया नहीं जी आप नहीं हैं। मैंने कहा ठीक है, तस्लीम कर लिया। ना पीपल्स पार्टी ने कोई इस मसले पे एहतजाज किया, कई सीटों पे हुआ होगा पीपल्स पार्टी वालों के साथ, क्योंकि वो तो सिलेक्टेड सीटें देते थे। लेकिन हम ये चाहते थे, बेनज़ीर ये चाहती थी कि किसी तरह कुछ ना कुछ हम पावर में आके आवाम को कुछ दे। तो ये बेनज़ीर की ख्वाहिश थी और उन्होंने देने की कोशिश की। आज दुनिया रो रही है ना, मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और फला फला, ठीक है ना। आज पाबंदी अमेरिका लगा रहा है और सामने वाले तो सारी यहूदी कुव्वतें जो आज उस पाबंदी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो इनके हिमायती हैं। तो हम तो नहीं कहते, हम तो चीज़ों को समझते हुए, हमने तो पीपल्स पार्टी ने तो कभी आवाम को इस तरह नहीं लाया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, ठीक है ना, हमने तो कोई इस तरह का एहतजाज नहीं किया, मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की। ये मुल्क हमारा है, ये धरती हमारी है। लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन मुल्क और मुल्क के इदारे हमारे अपने हैं, हम कैसे इनसे लड़ेंगे। अच्छा उस्ताद, अब शहीद बीबी का नाम आ ही गया है, आप मैं तो समझता हूँ आप वो लीडर हैं जिन्होंने भुट्टो साहब के साथ भी सियासत की, उनको भी देखा आपने, मीर मुर्तज़ा भुट्टो को भी देखा आपने, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के तो दस्ते रास्ते, जो बात खुद तकरीर नहीं कर सकती थी, मैंने खुद देखा है, वो पर्ची आपकी तरफ आती थी और मजमे में फिर आप वो तकीर में बोलते थे जो एक लीडर करवाता चाहता है। और आपने आसिफ सरदाई साहब के साथ भी काम किया और अब उनके बेटे बिलावल भुट्टो साहब के साथ भी काम कर रहे हैं। बड़ा ही आपको एक ऐसा तजुर्बा है जो मेरे नहीं ख्याल इस वक्त किसी और के पास है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पे बात करते हैं, आपने उनको कैसे लीडर पाया, उन जैसा कोई
और भुट्टो साहब के बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो पे क्या आपने कैसा? भाई जिस इंतहा पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने की सियासत को ख़त्म किया गया, उस इंतहा की इब्तदा से बेनज़ीर ने सियासत की, यानी उस उरूज से बेनज़ीर, वो बेनज़ीर की इब्तदा थी। यानी 86 में लाहौर में आई। हाँ, आप मौजूद थे उस वक्त? हाँ मैं मौजूद था। उससे बड़ा जलसा कभी देखा? ओहो नहीं, अगर वो चाहती तो पता नहीं क्या हो जाता। बहुत कुछ उन्होंने किया, वो चीज़ें को समझ, बेनज़ीर बहुत, आजकल तो लोग कहते हैं 3 लाख आदमी जमा कर लें हम। नहीं बड़ी विजनरी लीडर थी। हाँ, और वो कभी भी, मैं आपको वाकया बताऊं, मैंने अभी किसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम 14 अगस्त को MRD की तहरीक चल रही थी, तो बेनज़ीर ने कहा हम वर्कर होते थे, तो लोग बेनज़ीर के साथ थे, मेरे साथ थोड़ी थे, लेकिन मैं बढ़ के काम करता था, समझते थे ये ठीक है। तो बेनज़ीर ने कहा हम जाएंगे लियारी और हमें जाना जलसा करना है ककरी ग्राउंड में। तो मैंने कहा बीबी अब मैं थोड़ी ले जाऊँगा, लोग अवाम आपके साथ हैं, वो हज़ारों का मजमा बाहर खड़ा हुआ है। तो कहने लगे मैं रास्ते में नहीं पकड़ी जाऊँ। मैंने कहा मजमा है, आप लोग भी नहीं मरने चाहिए। मैंने कहा सब बातें शरायत आपकी तो आप लीडर हैं, तो लेकिन मैं कायदे के मज़ार पे जाना चाहती हूँ पहले, और वहाँ से का दौर माशाल्लाह। हाँ हमारा अभी बेनज़ीर आई है। हाँ, अच्छा ठीक। जनरल ज़िया मौजूद है अभी, जनरल ज़िया मौजूद है, ठीक। वो ख़ज़ा की बात कर रही हैं तकरीरों में। तो निकले तो इतनी शेलिंग हुई कि बस, लेकिन बेनज़ीर आगे बढ़ती चली गई। पीपल्स पार्टी के वर्कर उनकी पूरी गाड़ी से चिपक गए ऐसे जैसे मक्खी, बिल्कुल ऐसे कि बेनज़ीर को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन वो गई मज़ार पे, बारी से फातिया पड़ी काज़िम के मज़ार पे, और उसके बाद क्योंकि पाकिस्तान आई थी तो कराची में काज़िम का मज़ार बानी पाकिस्तान का, वहाँ फातिया पड़ी और फिर लियारी गए। तो फिर मजमे ने तो 8 चौक पे एक पुलिस चौकी थी, लोग इतने चढ़ गए थे कि पहले 8 आदमी मर चुके थे, वो गिर गई थी। तो मोहतरमा शहीद रानी ने, फिर मैं पीछे वाली गाड़ी में था, मुझसे कहा कि लेकिन मैं तो ककरी ग्राउंड जाना चाहती हूँ। मैंने कहा यार ककरी ग्राउंड जाना चाहती हूँ, मैंने कहा ज़रा मैं देख लूँ। तो मैंने फ़हीम ज़मान साहब को, जो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, मेरे यूथ के जनरल सेक्रेटरी भी थे, बहुत अच्छा आदमी है, मेहनत भी करता है। तो उससे कहा यार, मैंने कहा फ़हीम जाके देखो, बीबी तो कह रही है वहाँ जाना है। वो देख के आया, मजमा बहुत चार्ज था। उसने मुझसे कहा कि हम लोग बीबी को तो वहाँ ले जाएंगे, लेकिन कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाएगी। आपस में हमने बहस की जलसे के दौरान 8 चौक पे। फिर मैं बीबी के पास डरते हुए गया, बहुत एहतराम से हम बात करते थे। तो मैंने कहा बीबी बात ये है कि ककरी गाँव में मजमा तो बहुत है, लेकिन आप जाएंगी तो वहाँ कैजुअलिटी बहुत हो जाएगी। करेंगे नहीं, फिर रोक बीबी कैजुअलिटी मैं कैजुअलिटी नहीं चाहती। तो ये लीडर है, आज तो कह रहे हैं भाई, तो ये लीडर थी। तो उस कैजुअलिटी के चक्कर में उनको वो नहीं गई, हालांकि उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी। लोग मर जाएंगे तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे। बाद में गिरफ्तार भी हो गई। हाँ, बाद में गिरफ्तार भी घर पे आके। अच्छा, आसिफ अली जरदारी की बड़ी आपके साथ कुर्बत है और आपको सेनेटर बनाया और आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, जबकि आप खामोश हो गए, काफ़ी अरसे घर बैठे हुए थे, अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात भी थी, कुछ सेहत का मामला था। जब आपने बोला मैं तैयार हूँ दोबारा, तो आपको सेंट्रल का सदर बनाया। आपने सदर कराची होने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट का सदर होने के लिए वो आपका इम्तहान था या क्या था? आपने उस पर भी हामी भर ली कि हाँ, बड़े लोग इस बात को पूछना चाहते हैं, सवाल मुझे बहुत दोस्तों ने बोला, आपसे ज़रूर पूछें। इसका जवाब इतनी ही मुख्तसर लेकिन जामा दूंगा कि आसिफ जरदारी में एक बात है कि बंदों को पहचानते हैं, और क्योंकि बार बार बिलावल साहब भी कह रहे हैं कराची, कराची, आसिफ साहब भी कह रहे हैं कराची, कराची को हम दुबई बनाएंगे, और सारा आप देख रहे हैं तरक्की आदि काम, जब भी आसिफ साहब भी कराची में आते हैं और बिलावल साहब भी होते हैं तो कराची के मसले में मीटिंग करते हैं सारे। आप मेयर साहब से पूछें, सिंध के चीफ मिनिस्टर से पूछें, कहते कराची नहीं है तो कुछ नहीं है आपके साथ। तो उन्होंने
मुझसे कहा, डॉक्टर आसिफ ने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है, आसिफ साहब कहें बहुत दूर अंदेश आदमी है, बहुत दूर अंदेश आदमी है, और उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी, जिस मतलब मैं उनका बहुत एहसानमंद हूँ। मेरी सारे मामलात कहने तू फिक्र किसी चीज़ की ना कर, बस तू करप्शन नहीं करना। मैंने वहाँ एक नजरियाती आदमी को और चाहिए क्या? हाँ, डॉक्टर आसिम साहब के साथ मिलकर उन्होंने फंड लाए, और बल्कि कई बातों पे मेरा इख्तलाफ भी होता था। मैंने कहा, एक दिन इत्तेफाक से आसिफ साहब का डॉक्टर आसिम के पास फ़ोन आया, तो वो कहने लगे यार मसूर कह रहा है गलियों में काम करो। तो आसिफ साहब ने मुझसे कहा कि भाई बात ये है कि पहले मेगा प्रोजेक्ट करो। कराची मेरा शहर है, मेरा बिज़नेस सारा कराची में है, मैं कराची में रहा हूँ, मैं इंटीरियर से ज़्यादा, नवाब शाह से ज़्यादा कराची में मेरा वक्त गुजरा है। तो मैं कराची में काम कर रहा, जब मेगा प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट मेरी समझ में आया। आज जो ग्रीन बसें हैं, आज जो ऑरेंज बसें हैं, आज ये सब चीज़ें, रोड अगर कम्युनिकेशन सिस्टम सही होगा तो सब कुछ सही होगा ना। बिल्कुल। तो और जब पीस है, कम्युनिकेशन सिस्टम सही होगा तो बिजनेसमैन आएगा, बिजनेसमैन आएगा तो सरमाया लगाएगा, सरमाया लगाएगा तो सनतें लगेंगी, सनतें लगेंगी तो रोज़गार होगा। लेकिन हमारे हाथ में कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो लोग ये समझते हैं कि बस हम ऐसे चटपट कर दें। अब आ जाते हैं आजकल की सियासत पे। कहते हैं कि नज़रियात की सियासत तकरीबन ख़त्म हो गई, अब इक़्तिदार की सियासत है, और इक़्तिदार की सियासत, इक़्तिदार में रहने के लिए तो वो कुछ करना पड़ता है कि जो एक नज़रियाती आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अब ये बताएं कि आज की इक़्तिदार की सियासत में एक नज़रियाती सियासत का आप किस तरीके से बीच में एक बैलेंस रख के चलते हैं? किस तरह मुश्किल नहीं होती आपको जब आपको बोला जाता है कि जनाब ये तरमीम भी पास करानी है, और जी उनको भी कंपलसेट करना है, ये भी करना है, और तो आप क्या उस वक्त है? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि वही वाली बात मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को मरवाना नहीं चाहते, और जितना आप ले सकते हैं, हमने तो 2008 के बाद हमारी पार्टी के वर्करों पर, लीडरों पे कोई तकलीफ नहीं आई है। आसिफ से ज़्यादा की हिकमत अमली का नज़रिया है 2008 से, नहीं तो अपोजिशन में रहते, जेल में जूते खाते। 12 साल पहले उन्होंने 2008 के बाद से 2024 आ गया, हुकूमत का तसलसल है, बीच में तसलसल है, और कोई तकलीफ भी नहीं हुई। तो ये कामयाब हिकमत अमली है, और इससे पार्टी आगे बढ़ सकती है। अभी हमें पंजाब में काम करना है अब इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे साथ मसला ये है कि इस ख़ानदान को बहुत देर से तस्लीम करते हैं। आज फिर उन्होंने एक नया शोशा खड़ा कर दिया है, लेकिन इसके ऊपर बिलावल साहब ने भी अभी गढ़ी खुदा बख्श में शहीद रानी की बरसी के मौके पर वही प्लास्टिक मिसाइल पे भी बात की है, और आसिफ साहब ने भी बहुत एतमाद से बात की है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बिलावल को कैसा देखते हैं? यूँ कि आपका वक्त भुट्टो साहब के साथ, बेनज़ीर के साथ, आसाफ से गुजरा है। बिलावल यूँ कि अब बिलावल से अभी इतना मैंने नहीं ख्याल जितना बीबी से आप बात कर लेते थे, या उससे बात करने में अभी कोई नहीं, अभी मेरा कम्युनिकेशन है आपकी उसकी कि नहीं? इतना वो इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ये कि मैं जो देखता हूँ कि करंट बहुत है, लेकिन उनको संभल के चलना होगा, चीज़ों को समझते हुए चलना होगा। फिर वही कर रहे हैं जो भुट्टोस करते थे, अमेरिका से दुश्मनी स्टार्ट। ठीक है, अमेरिका हमारा बाप नहीं है, लेकिन हम तरीके से उससे निपटेंगे। हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं, बेनज़ीर को इसीलिए तो हमारी नज़रों से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा तरीके से, बिलावल साहब भी बहुत बेहतर है। यही पार्टी जो बात करते हैं ना, वही है असल में पार्टी का मंशूर, वही बातें हैं, वो वही करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें, मेरा ख्याल है, मैं हालांकि मैं दोनों सियासत कर सकता हूँ। अगर पार्टी कहेगी, जिस वक्त पार्टी के चेयरमैन सदर जो कहेंगे हम उसको फॉलो करेंगे। लड़ने के लिए भी तैयार है, हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। टाइम टेस्टेड लोग। हाँ, लेकिन मामलात को समझते हुए चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। इस वक्त बात यह है कि फसल हरी भरी है, जंगली भैंसा घुसा हुआ है। कोशिश करेंगे तो जंगली भैंसा तो निकल जाएगा,
लेकिन फसल तबाह कर जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारी फसल तबाह हो। और साहब आखिरी की तरफ बढ़ते हैं। मुझे बहुत सारे, जब आपका इंटरव्यू के लिए मैंने बोला तो मुझे बहुत सारे दोस्तों के ईमेल आए और मैसेज भी आए कि आपसे एक दो सवाल करने के लिए। वो कहते हैं ना, वो जो तारीख राहों में मारे गए, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ जद्दोजहद में थे जिनका पता ही नहीं लगा, कुछ उनके बारे में बताएं। मंजर आलम, अल्ताफ वाजपेयी, शब्बीर बोरी, रहीम बख्श वाजपेयी। हाँ, अच्छा भाई, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग जिनका पता ही नहीं लगा कहाँ गए इस जद्दोजहद में। बहुत दिलेर था मंजर, तो बहुत दिलेर था, बहुत दिलेर था, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चल सका। मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ। आपकी आखिरी बार कब आपने देखा उससे? कब? मेरी आखिरी बार मुलाकात काबुल में हुई थी। काबुल में जब वो आ रहे थे, बोला मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो 15 दिन में आ जाऊँगा। लेकिन वो 15 दिन आज सालों गुजर गए, नहीं आए। पता नहीं। बशीर बोरी, ये बोरी खानदान से ताल्लुक रखते थे? बोरी हर किस्म के लोग थे भाई। क्या आप क्या समझते हैं? बोरी जहाँ वो अपनी कम्युनिटी के साथ होते हैं, बोरी भी पीपल्स पार्टी में थे, बहुत अच्छे थे, बहुत आगे बढ़ के काम करते थे। पीपल्स पार्टी की खूबी यही है कि एक गुलदस्ता है, हर ज़बान, हर रंग, हर नस्ल, हर मज़हब के लोग हैं, हर कौमियत के लोग हैं। और पीपल्स पार्टी इसीलिए कहती है ताकत का सरचश्मा अवाम है। अभी पीपल्स पार्टी के वर्करों से पूछता हूँ मैं, अबे भाई ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये तो बताओ क्या है, अवाम क्या है, उनको पता ही नहीं। आजकल तो जो नज़रियाती हो रहा है, कहाँ गए? मतलब नज़रियाती के लिए काम ही कहाँ कर रहे हैं? स्टडी सर्कल आप लोगों का होता था, PSF यूथ। और फिर बेनज़ीर साहबा खुद बहुत समझाती टाइम देती थी वो। बेनज़ीर साहबा की तो पता नहीं, वो वर्कर को देखती थी ना जुलूस में। एक हमारा वर्कर था आरिफ बेग, कैंसर में मर गया, उसको बेनज़ीर साहबा ले भी गई थी, बाहर भेज दिया था। बहुत लालू खेत में रहता था, बहुत जुग्गी में, तो कैंसर हो गया था, फोड़े भी खाए थे उसने। इलाज के लिए उसको ले गई थी, बेनज़ीर साहब आने लगी तो मैंने भी मना किया, उन्होंने भी मना किया होगा, वो आ गए साहब। यहाँ कहाँ इलाज वो हो सकता है। तो बेनज़ीर साहबा ने उसको इस तरह करीब किया। बेनज़ीर साहबा की एक खूबी थी, जुलूस जा रहा है, वर्कर को देखती थी, नाम से पहचानती थी, नाम मालूम करती थी, फिर अपनी सहेलियों से कहती थी इसका नाम लिखो, और फिर किसी दिन अपने घरेलू मुलाजमीन को उसके घर भेजती थी और कहती थी शहीद रानी ने आपको नाश्ते पे बुलाया। वो तो पागल हो जाएगा ना यार, गरीब वर्कर, क्या बात, और सच बात भी बताएगा। तो बेनज़ीर साहबा उसको नाश्ते पे बुलाती थी, और ऐसे बहुत सारे लोग ग्रास रूट की खबरें ले लेती हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर डरते थे ना कुछ कारकुनों से बोलते हुए, उनको पता है पहुंच, आज कितनों की पहुंच बिलावल तक है, आज कितनों की पहुंच जरदारी तक है, क्या पता वो ही करते होंगे, वो कुछ लोग ही घेरा डाल के रखते हैं। हम उस जमाने में करीब थे, हमें ये पता है। आज जो लोग करीब उनको पता होगा, ये लोग भी करते होंगे। अभी मुझे कल ही किसी ने बताया कि बिलावल साहब भी ऐसी वर्करों में ऐसे वो घुस जाते हैं। लेकिन तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा पहचानने में और बात करने में। पुराने लोग हैं, उनसे मुलाकात सिक्योरिटी का भी बहुत मसला होता है। हाँ, वो सिक्योरिटी उस जमाने में वो देखना पड़ता है। उसका तो हमारा आखिरी सेगमेंट है, जो जिसे कहते हैं रैपिड फायर। आपकी नज़र में मैं कुछ सवाल करूंगा, कोई क्या मुख्तर से जवाब होता है इसमें, आपकी नज़र में क्या है? नून लीग का अब क्या देख रहे हैं, आगे कौन लीडर बनेगा? कोई एक में, दोनों में से एक रहेगा, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? आप किसको अगला? मैं तो नून लीग को खत्म देखता रहा हूँ। आपके ख्याल में नून लीग का टाइम पूरा? ऑलराइट, ठीक है। इमरान खान का कोई चांस है आगे दोबारा? भाई जिस ताकत के जरिए वो आना चाहता है, वो ताकत लाना चाहेंगी तो आ जाएगा। अच्छा, अगर इमरान खान को माइनस कर देते हैं तो पीटीआई का असर वो ही नहीं होगा जो एमक्यूएम का हो गया? हाँ, खत्म, टुकड़ों में बढ़ जाएगी पीटीआई। खत्म। पीटीआई के बिना मंशूर है ना ऑर्गेनाइजेशन है, पता नहीं क्या बात तो था सब कुछ, आज 6 टुकड़ों में हो गई। नहीं, लेकिन लसानी बुनियादों पे तो ऐसे ही होता है ना। बिलावल को पीएम देखते हैं कभी? फ्यूचर उसका, फ्यूचर बिलावल का देखते हैं। अच्छा, आजकल गवर्नर साहब बड़े एक्टिव हैं और आहिस्ता आहिस्ता एमक्यूएम को सारे लीडरान उधर जाते हैं, किसी के कहने पे काम कर रहे हैं। जब नौकरी खतरे में हो जाती है तो
ये एमक्यूएम के अगले लीडर नहीं देखते आप इनको? नहीं, लीडर वीडर तो नहीं, किसी के इशारे पे काम करते हैं, खत्म हो गई सत्ता की। इशारे खत्म, वो खत्म। इशारे खत्म। मौलाना को क्या देखते हैं? मौलाना हुकूमत के मुसलसल थ्रेड बने रहते हैं कि देखिए, मौलाना फजल रहमान, जी फजलुर रहमान, मौलाना फजल रहमान की पार्टी को मैंने अयूब खान के ज़माने में भी देखा है, बहुत छोटी पार्टी होती थी, लेकिन मौलाना मुफ्ती महमूद साहब भी बड़े जुमला काबिल आदमी थे। और ये भी इख्तलाफ हमारा है क्योंकि हम मजहबी सियासत नहीं करते, लेकिन बहैसियत डेमोक्रेट उनका एक रूल है, और बहुत नबी तुली बात करने का अंदाज़, तरीक़ेकार बहुत अच्छा है, दलाइल से बात करते हैं, मुझे एक बैलेंस समझ में आती करके है रखते बात। हैं। हाँ, जो बात है मुखालफत में है, हम उनके मजहबी सियासत में नहीं करता इसलिए। सेकंड लास्ट सवाल, अल्ताफ हुसैन की सियासत मुस्तकबिल में या माफी के कोई चांस है आपकी नज़र में? अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। आखिर में उस्ताद, ये आप क्या आजकल के लोगों को पैगाम देना चाहेंगे पीपल्स पार्टी कराची के कि इतना गैप है तमाम पार्टियों में, जो है वो क्लैप्स हो रही हैं, लाइक पीटीआई में ग्रुप हैं, एमक्यूएम में ग्रुप हैं, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार का तसलसल से है, क्या करें कि आप इस शहर में 2-4 सीटों से ज़्यादा शहर की तरफ आप कैप्चर करें एज ए पॉलिटिकल? मैं तमाम सियासी पार्टियों से गुजारिश करता हूँ, देखिए पीपल्स पार्टी के पास पावर है, पीपल्स पार्टी काम करना चाहती है, तमाम लोग मिलकर इस शहर को तरक्की दें, इस शहर की तरक्की में हाथ बटाएं। आपके सियासी इख्तलाफात हों अलग, लेकिन इस शहर की तरक्की में सबको मिलजुल कर जब तक काम नहीं करेंगे ये शहर तरक्की नहीं कर सकता। ये शहर बहुत ही सियासत का शिकार हो चुका है। सियासत कीजिए, सियासत आपका जमहूरी हक है, लेकिन शहर की तरक्की में सब लोगों को मिलजुल कर ही काम करना होगा। और एक बेहतर कराची, फ्यूचर कराची का बहुत अच्छा है। कराची, आसिफ साहब तो कहते हैं कराची दुबई, हमारे पास 2 पोर्ट है, हम भी इसको दुबई बना सकते हैं, लेकिन सब मिले ना यार। सारी पार्टियों को कराची के लिए एक पॉइंट पे जमा होना पड़ेगा। एक पॉइंट पे जमा हो, बाकी जो चाहे करें, लेकिन पार्टियां नहीं मिलती हैं यार। देखो महंगाई की सब बात करते हैं, महंगाई के खिलाफ सब मिल जाए तो महंगाई ख़त्म हो जाए, सच्चाई पे कम लोग आते हैं। ये था आज का प्रोग्राम नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना दोस्तों खासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।